नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। लगातार 13 दिनों की तेजी के बाद निफ्टी 25,280 के पास सपाट बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में 250 अंकों की तेजी नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से बाजार को आज सहारा मिला। वैसे दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, जानते हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ से। जी अंश, बताएं। सेशन की लगातार खरीदारी के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। आज के टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ नजर आते हैं। फिनेंशियल स्टॉक्स ज़्यादा चले हैं क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आज का टॉप सेक्टोरल गेनर था। जैसे कि हमने बताया कि फिन निफ्टी एक्सपायरी थी तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा उछाल होता हुआ नजर आया था। साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। ये चौथा सेशन है जब इसमें हमें लगातार खरीदारी नजर आई। एक ब्रेकआउट दिया था निफ्टी बैंक ने, उसके ऊपर ये 2 या 3 सेशन से ऊपर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आता है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी एनर्जी 3 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद लाल निशान में बंद हुआ। तो निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी का ये दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। अगर निफ्टी आईटी की बात की जाए तो यहाँ पर तो 6 सेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था, कंटिन्यूस बाइंग थी, उसके बाद जाकर आज लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट तो नहीं नज़र आता, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली होता हुआ नज़र आ रहा है आईटी इंडेक्स में। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन फिनेंशियल स्टॉक्स वो थे जो काफ़ी बजिंग थे। साथ ही साथ कल निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी रहेगी तो कल भी बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा जो मेरे सहयोगी अंश ने आपके सामने रखा। अब बढ़ते हैं अपने विशेष सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में आज एक्शन भरा पंच। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन में 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स में लेके आता हूं, जहां पे मूवमेंट होती है न्यूज़ के बेसिस पे या वॉल्यूम्स आता है या कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिलती है। सबसे पहले बात करूं तो हीरो मोटोकॉर्प फोकस में रहेगा और यहाँ पे जो है सोर्सेज बता रहे हैं इटीनाओ को कि एडवांस स्टॉक्स पे कंपनी है जहाँ पे वो बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑल्टी ग्रीन प्रोपल्शन लैब्स में। अब ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। एसबीआई कार्ड्स देखें तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी आई है, अच्छी बाइंग मोमेंटम देखने मिली है और कंपनी जो है एनालिस्ट का मानना है सबसे बड़ा फ़ायदा इनको आ सकता है इंटरेस्ट रेट कट से, जो ऑफकोर्स फेड की इंटरेस्ट रेट कट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिस पे फोकस रहेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे जो है एक अच्छी रेट कट बनती है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और ब्रोकरिंग हाउसेस का मानना है कि अगर 50 बेसिस पर अभी इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का स्प्रेड्स जो है एसबीआई कार्ड्स के खुद कंपनी के बढ़ जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। आज डिफेंस स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिली, जैसे कि एचएल, एलएनटी, भारत फोर्ज, शिपयार्ड स्टॉक्स में। और यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश के जो सोर्सेज ने कहा है कि एक बड़ी डिसीजन आ सकती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से और प्रोजेक्ट्स जिनका कुल वैल्यू 1.4 लाख करोड़ है वो आज जो है पास हो सकता है। डिफेंस मैटर मिनिस्टर जो है इस बड़ी मीटिंग को जो है चेयर भी कर रहे हैं। अभी मीटिंग अंडरवे है। आधार हाउसिंग फाइनेंस हमारा चौथा स्टॉक रहेगा। कोटक सिक्योरिटीज़ ने इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 550 रुपीज़ पर शेयर का। कहते हैं कि बिजनेस में लीडरशिप है और 20% का ग्रोथ लंबे अवधि तक देखने मिल सकता है। स्ट्रैटेजी रहेगा 21% का AUM CAGR ग्रोथ अगले 3 साल में भी। आखिरी स्टॉक बात करें GMR पावर, अपर सर्किट था और यहाँ पे BNK की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस है 184 रुपीज़ पर शेयर का। गवर्नमेंट की रिन्यूड पोजीशन जो थर्मल स्पेस एक्सपेंशन में उसके कारण एक पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है और कंपनी जो है एनर्जी ट्रांजिशन, यूटिलिटी, EV चार्जिंग, स्मार्ट मीटर की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक वैल्यू क्रिएशन जो है आगे जाते हुए देखने मिल सकता है। तो इसके कारण जो है स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आई। तो ऑफकोर्स हमने आपको कह दी कि कैसे जो मूवमेंट्स आ रही है ब्रोकिंग अपग्रेड से देखने मिल रहा है, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट से आ रही है और ओवरऑल जो है मैक्रो इकोनॉमिक सेगमेंट में या कोई करार हो रहा है तो उसके कारण भी इन स्टॉक्स में हलचल चल रही है। तो ये अहम 5 स्टॉक्स है जो आपके 5 के पंच के लिस्ट में आते हैं। शुक्रिया करेंगे शरद। लेकिन जब शरद ये आपको 5 का पंच बता रहे थे, जब डिफेंस का जिक्र आ रहा था, इसी बीच हमारे पास अब
इसी वक्त जब वो खबर बता रहे थे तभी जो है वो कई प्रस्तावों के मंजूरी की खबरें भी आई हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ओर से। 1,45,000 करोड़ के 10 प्रस्तावों को मंजूरी की बात सामने आई है। हम आगे और भी जानकारी इसमें देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर करेक्ट करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये लाइव जब वो बता रहे थे उसी बीच जो है इस खबर की जानकारियां छनकर सामने आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। SBI कार्ड में आज करीब 3% की तेजी नजर आई। पिछले 5 दिनों में 4% से ज्यादा की तेजी देखी गई। तेजी के ट्रिगर्स क्या रहे, ये बता रहे हैं गौरव। जी गौरव। जी हाँ, तो अगर हम SBI कार्ड्स की बात करें तो कहीं पे अगर हम नतीजों की बात करें Q1 के, तो कहीं पे वीकनेस देखने को मिली थी। क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसर्न हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिला था और इसी के साथ साथ ROAs में भी एक घटावट देखने को मिली थी। बट उसके बावजूद अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में तो वहाँ पे भी SBI कार्ड्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम बात करें रेट कट्स की तो वहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म जो है वो SBI कार्ड्स की तरफ इन्वेस्टर्स का बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें US फेड के मीटिंग की तो वहाँ पे दर्शाया गया था कि US में कहीं पे रेट कट्स हो सकते हैं और इसी के बाद अगर हम बात करें इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया हो गया तो वहाँ पे भी रेट कट्स हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बीच में अगर हम बात करें SBI कार्ड्स की तो देखते हैं कि क्यों इस बैंक और इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि RBI ने ये जो रेट्स है वो फरवरी 2023 से कांस्टेंट रखे हैं, अनचेंज। और इसके बाद अगर हम SBI कार्ड्स की बात करें तो ओवरऑल जो उनका बोरोइंग है उसमें 80% जो बोरोइंग है वो फ्लोटिंग रेट्स पे है। तो अगर हम बात करें रेट कट्स की तो अगर हम एग्जाम्पल ले कि 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट देखने को मिला तो SBI कार्ड्स को जो है 40 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट जो है हमें देखने को मिल सकता है। अगर फिलहाल का कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो कहीं पे 7.5% पे है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर में आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बट जैसे ये कॉस्ट ऑफ फंड नीचे गिर जाए तो हमें एक अच्छा बेनिफिट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो Q3 में कहीं पे हमें सीज़न जो है वो कहीं पे फेस्टिवल सीज़न भी देखने को मिल सकता है, तो कार्ड्स में भी एक अपटिक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें दूसरे कुछ एस्पेक्ट्स की तो जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पे 8.5% के बावजूद भी कंपनी का ROA जो कि रिटर्न ऑन एसेट है वो एक अच्छे लेवल पे जो कि 4% से भी ज़्यादा लेवल पे कंपनी ने मेंटेन किया है। तो वहाँ पे भी एक ऑप्टिमिज्म जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। और आखिर में अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की भी तो वहाँ पे भी कहीं पे 4.6 टाइम्स पे ये प्राइस टू बुक है जो कि कुछ पिछले सालों से एक लो लेवल पे हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की भी तो उनका भी मानना है कि SBI कार्ड जो है वो एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है रेट कट्स का और इसी के चलते हमें शेयर में भी देखा तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की या फिर बाकी कुछ मैट्रिक्स की तो वहाँ पे टर्न अराउंड होना काफ़ी ज़रूरी है। बट फिलहाल में अगर हम रेट कट्स की बात करें तो SBI कार्ड जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के रूप में नज़र आ रही है क्योंकि एक बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें आगे जाके इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया करेंगे आपका गौरव इस अहम जानकारी के लिए। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ती जा रही है। ब्रेंट अब $75 के भी नीचे आ चुका है। इस गिरावट के पीछे की वजहें क्या हैं और आगे के ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विश्वमोहन, बताएं आखिर क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि ब्रेंट क्रूड का जो मौजूदा भाव है जो $75 के नीचे है, वो पिछले साल दिसंबर के मध्य के आसपास ये भाव हुआ करते थे। उस दिसंबर 2023 के निचले स्तरों पर कच्चे तेल का भाव जा चुका है। हफ्ते भर में देखें तो करीब करीब 7% की गिरावट आ चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ओपेक प्लस के कुछ मेंबर्स अक्टूबर के महीने से यहाँ पर आंशिक सप्लाई बढ़ाएंगे। ये एक वहाँ पे लग रहा है कि सप्लाई यहाँ पे बढ़ने वाली है। डिमांड की अगर बात करें तो EIA के जो डेटा है, जो सरकारी आंकड़े हैं US में, वो जारी हुए जून के महीने के, उससे कोविड के पहले जिस तरह की वहाँ पर खपत थी उसके निचले लेवल पे भी खपत जा चुकी है। तो यानी खपत लगातार US में कम हो रहा है। चीन की बात करें तो लगातार वहाँ पर डिमांड को लेकर अनसर्टेनिटी है। अगस्त महीने के जो फैक्ट्री के डिमांड के जो डेटा आए थे वो भी काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। उससे लग रहा है कि वहाँ पर इकोनॉमिक नंबर्स काफ़ी कमज़ोर हैं। मांग को लेकर अभी भी स्थिति वहाँ पर कुछ भी साफ नहीं है। जितने भी चीन के रिफाइनर्स हैं वहाँ से जो भी अभी तक डेटा दिख रहे हैं वहाँ पे कमज़ोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा लीबिया के प्रोडक्शन की बात करें तो लीबिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से वहाँ पे उत्पादन को बंद कर दिया गया था। वो धीरे धीरे अब बहाली वहाँ पर किया जा रहा है, उत्पादन को वापस शुरू किया जा रहा है। तो एक तरफ से सप्लाई भी बढ़ने की खबर आ रही है और दो बड़ी इकॉनमी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड को कंज्यूम करते हैं वहाँ
पे डिमांड को लेकर चिंता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्रूड पर दबाव बना रही है और यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के नीचे आ चुका है। आज करीब करीब ब्रेंट में 2.5% की गिरावट और घरेलू बाजार में करीब 2% की गिरावट दिख रही है। जी बिल्कुल, तो ये है तमाम जानकारी जो कि विश्व मोहन ने आपके सामने रखी। और इन सब के बीच जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की यह मीटिंग जो अब खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो अहम बैठक है उसमें बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में किन बड़े फैसलों पर मोहर लगी है जरा उसके बारे में बता दें। तो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि 1,45,000 करोड़ के 10 प्रस्तावों को खास तौर पे इसमें अहम तौर पर शामिल किया गया है। 1,45,000 करोड़ के 10 प्रस्तावों को डीएसी से मंजूरी मिली है। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि जो खरीद होगी डिफेंस में उसमें 99% स्वदेशी कंटेंट शामिल हों। तो ये कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं डीएसी की इस पूरे उसमें आउटकम क्या क्या निकल कर सामने आया है, कहां कहां फोकस है। लगभग 1,45,000 करोड़ के 10 प्रस्तावों पर मुहर लगने की बात सामने आई। जी, काफी इम्पोर्टेंट बैठक हुई, जो कि बैठक अभी खत्म हुई है और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री जो बयान जारी किया गया है उसमें करीब 10 इम्पोर्टेंट ऐसे प्रपोजल्स थे जिस पर डीएसी ने अपनी मंजूरी दी है, जिस पर ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा करीब 1,45,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर के लिए, जिसमें अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पे नजर डालें जिसको की मंजूरी मिली है उसमें इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों ही डिफेंस फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई इम्पोर्टेंट प्रपोजल्स थे जिस पर मंजूरी मिली है, जिसमें कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स है, या डिफेंस फायर कंट्रोल रडार्स है, ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल एंड ऑफशोर व्हीकल्स हैं। इसके अलावा जो टैंक्स हैं, जो बैटल टैंक्स है, उसको मॉडर्नाइज करना है इंडियन आर्मी की, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करेगी। उससे संबंधित जो प्रस्ताव था जिस पर कि 1700 ऐसे टैंक्स हैं जो कि रशियन T-92 ऐसे टैंक्स है जिसको कि वो रिप्लेस करेंगी, उसको भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रस्ताव था, वो दरअसल इस बात को ध्यान में रखते हुए था कि जो मॉडर्नाइजेशन होंगे और जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे वो दरअसल एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON आधार पर किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इंडियन सोर्सेस के थ्रू ही इसको परचेज करना है, इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना है, यानी कि ये जो कैटेगरी है वो है इंडिजीनियस सोर्सेस अंडर बाय इंडियन और बाय इंडियन कैटेगरी। तो इससे क्या होगा कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर उसको कई तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और जैसा कि आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट को कम करने की दिशा में और एक नेट एक्सपोर्टर बनने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार किए हैं, जिसमें कई ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसकी पहचान की गई है और उसी के आधार पर इनको अप्रूवल मिल रही है और इसका जो टेंडर है वो डोमेस्टिक कंपनीज को दी जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। करीब 1,45,000 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अपनी मंजूरी दे दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो डीएसी में 1,45,000 करोड़ के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इसमें कोशिश यही की जा रही है कि डिफेंस के क्षेत्र में जो बड़े लक्ष्यों की ओर भारत देख रहा है, खासतौर पे आत्मनिर्भरता की, यानी इंपोर्ट पर निर्भरता कम और हम एक एक्सपोर्टर देश बन सकें, और इस दिशा में बहुत बड़ी छलांग भारत ने लगाई भी है। अहम बातें मैं बता देता हूं कि इसके तहत जो खरीद है यानी डिफेंस उपकरणों और इनकी जो खरीद है उसमें 99% जो है वो स्वदेशी जो है वो कंटेंट शामिल होंगे। इसके अलावा FRCVs की खरीद को भी मंजूरी मिली है। FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। इसके अलावा कुछ और बड़े ऐलान हैं जिसमें एयर डिफेंस, फायर कंट्रोल रडार खरीद को मंजूरी मिली है। तो इस तरह के तमाम मंजूरियों से डिफेंस में भारत का दम साफ तौर पर नजर आने वाला है। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3000 करोड़ के QIP जुटाने के मकसद से स्पाइस जेट का टॉप मैनेजमेंट मुंबई में रोड शो कर रहा है। पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताएं इस रोड शो की क्या खासियत है? वित्तीय संकटों के दौर से गुजर रही स्पाइसजेट एयरलाइन की पूरी कोशिश और फोकस इस बात पर है कि वो फाइनेंशियल्स यानी कि रकम जुटा पाए और मौजूदा संकट से वो उबर पाए। इसी दिशा में स्पाइसजेट मैनेजमेंट, जिसको लीड कर रहे हैं अजय सिंह CMD स्पाइसजेट, वो खुद मुंबई में मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं, तमाम इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं ताकि जो QIP तकरीबन 3000 करोड़ रुपए जुटाने की थी उसमें वो कामयाब हो पाए। 26 जुलाई को ही स्पाइसजेट ने अनाउंस किया था कि वो 3000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है QIP के जरिए। यही नहीं, अजय सिंह स्पाइसजेट में अपने स्टेक को भी बेचने की तैयारी में है। 10% तक की हिस्सेदारी वो बेचेंगे। हालांकि उसके बावजूद उनका जो स्टेक रहेगा स्पाइसजेट में, वो तकरीबन 33% के आसपास रहेगा, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल उनके पास अभी भी बरकरार रहेगा। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश ये है कि QIP के जरिए पैसा जुटाया जाए। पिछली बोर्ड बैठक के बाद में फिलहाल शेयर होल्डिंग वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, जो कि संभावित तौर पर 14 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद QIP की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिसको माना जा रहा है कि 22 से 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। स्पाइसजेट के सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टर्स की तरफ से बेहतर और पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हाल का जो डेवलपमेंट स्पाइसजेट के साथ रहा है, जिसमें वो पिछले 2 से 3 महीने कई एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाए हैं, फ्लाइट कैंसिलेशन है, पैसेंजर्स को जो दिक्कतें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया जा रहा है, इससे स्पाइसजेट की छवि पे दाग लग रहा है, उनकी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते इन्वेस्टर्स हो सकता है उतनी तेजी से आगे ना आए। हालांकि स्पाइसजेट मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि वो सितंबर में, इसी महीने में, वो QIP का जो लक्ष्य है उसको वो पूरा कर पाएंगे और उसके जरिए जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल जो स्पाइसजेट की है उसको काफी हद तक वो इम्प्रूव कर पाएगी। करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। नेटफ्लिक्स की तरफ से सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के शुरुआती डिस्क्लेमर को अपडेट किया गया है। इस सीरीज में कुछ नामों को लेकर शुरू में विवाद के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को समन जारी किया था। इस पर नेटफ्लिक्स ने कंटेंट की समीक्षा करने की बात कही है। मामले पर पूरी जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। 1999 के कांदाहार हाईजैक पर आधारित ये वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है, IC-814 कांदाहार हाईजैक, इस पर कई सारी टिप्पणियाँ, कई सारा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया पर ही नहीं, पर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के ध्यान में भी इस पूरे मैटर को लेकर काफ़ी एक क्रूशल क्रिटिकल मीटिंग आज इस सुबह की गई थी। नेटफ्लिक्स के कंटेंट चीफ मोनिका शेरगिल, इसके साथ ही उनकी लीगल टीम को समन किया गया था इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने, और इस डिस्कशन के थ्रू उन्होंने ये कहा है कि आगे चलकर जितना जो भी कंटेंट नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाएगा या बनाया जाएगा, उस पर बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाएगा और इनफैक्ट IC-814 कांदाहार हाईजैक को लेकर उसके कंटेंट को रिव्यू किया जाएगा और इस पर और क्लैरिटी दी जाएगी। इनफैक्ट जस्ट कुछ देर पहले ही उनसे एक क्लैरिफिकेशन आया है कि ये जो नेम्स पर ये हाईजैकर्स के नाम पर ये जो राव है और क्रिटिसिज्म है, ये इनफैक्ट रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है और ये कोई फिक्टिशियस नेम नहीं है या किसी भी प्रकार की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए या उस एंगल से इसे देखा ना जाए, ऐसा उनके कंटेंट चीफ का कहना है। और इसका क्लैरिफिकेशन अभी फ़िलहाल कंटेंट चीफ से आया है। तो ओवरऑल इस पूरे मैटर को देखें तो ये 1999 कांदाहार हाईजैक से ये वेब सीरीज़ इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL भी दर्ज किया गया है और इस OTT वेब सीरीज़ का फेट बैन किया जाएगा या इसे कंटिन्यू किया जाएगा नेटफ्लिक्स पर, हम आगे चलकर देखेंगे और आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि जब ये हमारी बातचीत हो रही है, उन सबके बीच में जो नेटफ्लिक्स की ओर से तमाम बातें कही गई हैं, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि अब बाकायदा डिस्क्लेमर होगा। उन नामों को लेकर बताया जाएगा कि जो उनके असली नाम है वो क्या थे और
किस तरह के कोड नेम का उन्होंने इस दौरान इस्तेमाल किया था हाईजैकर्स ने, जब उन्होंने कांधार हाईजैक को अंजाम दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईटी नाउ स्वदेश लगातार एसएमई, आईपीओ और शेयरों से निवेशकों को सावधान करने की मुहिम चला रहा है। हमारी ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने जोर दिया है कि एसएमईज के लिस्टिंग के मामले और एक्सचेंजों और ऑडिटर्स को अब इसमें ज्यादा ध्यान और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। The ecosystem, and the ecosystem includes chartered accountants, it includes merchant bankers, and it includes exchanges. And very often, and what we have seen in the recent past, is the fact that the checks and balances are simply not there. Nobody is actually saying no to the applicants. Maybe the diligence that is required of the chartered accountants, merchant bankers, and exchanges is possibly missing, and they need to do some hard work over there. And analogy can be drawn with a doctor. Please be good doctors to these companies. Don't give them steroids when they can survive on paracetamol. क्या इस देश में एसएमई की क्या अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि करीब 50% जो पिछले 10 साल में है वो 21 साल में मनी रेज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हमारी आंखों के सामने नहीं बट पीछे पीछे हो रहा है। 12 करोड़ की आईपीओ थी और जो सब्सक्रिप्शन आया था वो 2700 करोड़ रुपए का आया था, यानी कि सब्सक्रिप्शन 400 गुना से ज़्यादा आया है। बहुत सारे ऑफकोर्स फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के भी सवाल उठते हैं इन कंपनीज़ की जो अपने एसएमई आईपीओज में आ रहे होते हैं। सेबी के द्वारा एक रिलीज जारी करके कहा गया है कि पंप एंड डंप का खेल जो है वो एसएमई आईपीओ में हो सकता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, तो निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। मैं ये मानता हूँ कि प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और उसके साथ साथ ऑडिटर्स जो कि उस कंपनी का बही खाता लिखते हैं, इन सभी को अपराधी घोषित करना चाहिए। तो इस समय सब कुछ हो रहा है, वो रहा लिस्टिंग गेम का एडवांटेज। हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते कि एसएमई बंद करो, एसएमई खराब है। हम मार्केट में वही चीज छांट बीन के लाए जो सक्षम हो, जो अच्छी हो।